तो हम लोग आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और 15 to 17 क्वेश्चन इससे आएंगे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन होंगे। तो जहां कुछ समझने वाला होगा वहां थोड़ा समय लेंगे। इस नाते हो सकता है कि पहले चैप्टर को पूरा करने में 2 लेक्चर लग जाएं और दूसरे चैप्टर में भी 2 लेक्चर लग जाएं, तो समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें यहाँ बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। तो 3 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, जिसमें पहला चैप्टर या 12th के हिसाब से 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। किसी भी एनसीईआरटी चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया रहता है, इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया है। इन जनरल क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में 2 क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो जनरल कहानी देखते हैं। वैसे तो आप लोग कभी वंडर्ड होते ही नहीं है, फिर भी कह रहे भाई एलिफेंट के घर में केवल एलिफेंट का ही बच्चा पैदा होता है ना? हाँ, इंसानों के घर में तो गधे पैदा हो जाते हैं, हाँ, लेकिन एलिफेंट के घर में एलिफेंट ही पैदा होता है। इसका कुछ आश्चर्य होना चाहिए। मैंगो के सीड से मैंगो का ही प्लांट निकलता है, इसका भी आश्चर्य होना चाहिए। कुछ नहीं आएगा। बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल पेरेंट की क्वेश्चन मार्क है, क्या डिफरेंसेज होते हैं, तो सब क्वेश्चन मार्क है। सिबलिंग को कैसे पहचानोगे जबकि बिल्कुल सेम होते हैं। यहां तक जनरल कहानी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों के मन में आएंगे। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां ये सारे सवाल डिस्कस किए जाएं, वो ब्रांच कौन सी है? जेनेटिक्स है। यहां से स्टार्ट होता है। जेनेटिक्स किसको डील करती है? तो ये इनहेरिटेंस को डील करती है। और किसको डील करती है? वेरिएशन को डील करती है। वेरिएशन का किसके किसके बीच? पेरेंट और ऑफस्प्रिंग। फिर इसको टिक कर लीजिए। इनहेरिटेंस क्या है? तो ये वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर पास होते हैं। कहां से? पेरेंट से प्रोजनी। और यही बेसिस है किसका? हेरिडिटी का। जबकि वेरिएशन भी टिक कर लीजिए। वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी क्या करती हैं? डिफर होती हैं। किससे? पेरेंट से। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। यहां जनरल कहानी है कि इंसान जान रहा है लगभग 8000 से 1000 BC क्या, कि जो वेरिएशन है वो छिपी होती है कहां? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसी नाते इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी नई वैरायटी ऑफ क्रॉप या बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल बनाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहां टिक करना है, इसको टिक कर लीजिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन किसका? एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ का क्या किया गया? डोमेस्टिकेशन किया गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, और उससे वेल नोन इंडियन ब्रीड बनी, जिसका नाम कहां बनी? तो ये टिक कर लीजिए। नाम कौन सा है? कौन सी गाय है और कहां बनी? पंजाब। और किस प्रोसेस से? और कौन सी? डोमेस्टिकेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। तो यह क्वेश्चन एक एग्जाम में आ सकता है, ये इंट्रोडक्शन से है। यहां से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट है, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन सभी पॉइंट अंडरलाइन नहीं करने हैं। पॉइंट वही अंडरलाइन करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना। बाकी कहानी बहुत ज्यादा यहाँ लिखी है, तो कहानी सुनते चलेंगे, कुछ काम का होगा तो बताते चलेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग, इसी को अंडरलाइन करिए, पहली लाइन, मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मध्य की बात है कि लोगों को कुछ समझ में आने लगा। क्या? इनहेरिटेंस। क्यों? इस दौरान मेंडल ने क्या किया? कंडक्ट किया। क्या? अंडरलाइन करें, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? याद रखिएगा, गार्डन पी पर किया था, स्वीट पी पर नहीं किया था। किस पर किया है? गार्डन पी पर। और कितने सालों के लिए किया? कितने सालों के लिए? इसके बगल में नीट लिख लीजिए, पूछा गया सवाल है। और ये ईयर भी पूछा गया है। क्या? 1856 से 1863। तो पहला क्वेश्चन, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कितने सालों के लिए किया और वो साल कौन से हैं?
1863। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया है और इसी के आधार पर इन्होंने क्या प्रपोज किया, तो आंसर देंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग। तो ये क्वेश्चन में आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए। मेंडल के इन्वेस्टिगेशन से इनहेरिटेंस पैटर्न जब उन्होंने देखा तो पहली बार इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया स्टैटिकल एनालिसिस और क्या मैथमेटिकल लॉजिक। वो भी कहां, तो क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी में कौन सा आदमी है जिसने मैथ लगाई, तो बायोलॉजी में मैथ, अगर बायोलॉजी में मैथ लगा रहे हैं तो ऐसे किसी समझ में नहीं आएगी। तो बायोलॉजी में मैथमेटिकल अप्रोच किस वैज्ञानिक ने दी, तो आंसर देंगे मेंडल। हिज एक्सपेरिमेंट, इनका बहुत लार्ज सैंपल साइज था, इन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिबल डाटा कलेक्ट किया था। इनका जो कंफर्मेशन है वो इन्फ्रेंस से आया था, कहां से, सक्सेसिव जनरेशन से। और जो रिजल्ट हैं उन्होंने रिजल्ट के हिसाब से क्या बनाए, जनरल रूल ऑफ अनसब्सटेंटाइज का मतलब अंदाजा नहीं लगाया था, जो कुछ भी इन्होंने कहा था उसके पीछे इनका क्या था, अच्छा डाटा था, उसकी एनालिसिस थी। मेंडल इन्वेस्टिगेट कैरेक्टरिस्टिक किसके, गार्डन पी। इन्होंने देखा कि दो अपोजिट ट्रेट होते हैं, जैसे टाल है तो ड्वार्फ है, जैसे येलो है तो ग्रीन है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने कैरेक्टर देखे थे। दिस अलाउ हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ क्या, रूल, जो गवर्न करेंगे किसको, इनहेरिटेंस। बाद के वैज्ञानिकों ने इन्हीं को क्या कह दिया कि ये प्रॉपर तरीके से ला बन गए। ये टिक कर लीजिए, पूछा गया सवाल है। मेंडल कंडक्ट क्या, तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग, तो आंसर क्या देंगे, सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ये जो सेवरल लिखा है इसका नंबर आगे दिया है, वो कितनी है, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने प्योर लाइन प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग यूज किया था, तो आंसर देंगे क्या, 14। ये लाइन टिक कर लीजिए, नीट में आई है 2013 में, ये लाइन यहां से टिक कर लीजिए इस जगह से। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, तो ऐसे जिसमें लिखा हैविंग अंडरगॉन क्या, कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन, और ऐसे लोग जो क्या शो करते हो स्टेबल टेट इनहेरिटेंस, वो भी कितने, सेवरल जनरेशन। तो हिंदी में सुनेंगे ऐसी प्लांट वेराइटीज या ऐसी वेराइटीज जहां स्टेबल इनहेरिटेंस होता हो और क्या हुआ हो, कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन हुआ हो, उन्हीं को हम कहेंगे क्या, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब वो मटर की होंगी तो क्या कहोगे, ट्रू ब्रीडिंग पी। कितने यूज किए थे, याद करिए कितने यूज किए थे, 14 यूज किए थे। जब लेकिन 14 एक साथ नहीं यूज कर लिए थे, जब ये क्रॉस कराते थे, मान लेते मोनो हाइब्रिड, तो सिर्फ 2 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग रखते थे, बाकी सब सेम होते थे। अगर डाई हाइब्रिड करते थे तो 4 होते थे कंट्रास्टिंग, बाकी सब सेम होते थे। तो यहाँ मोनो के रेस्पेक्ट में लिखा है क्या यूज किया, 14 टू ब्रीडिंग एज ए पेयर विच वर क्या था, सिमिलर एक्सेप्ट फॉर, केवल एक कंट्रास्ट, जैसे मान लीजिए लंबाई ले लिया, हाइट, तो एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ले लिया, और अगर डाई हाइब्रिड किए तो 2 कैरेक्टर के 4 कंट्रास्टिंग, तो एक कैरेक्टर कंट्रास्टिंग लिया। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट यहाँ दिए हैं, जैसे या तो स्मूथ होगा तो रिंकल होगा, येलो होगा तो ग्रीन होगा, इन्फ्लेटेड होगा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, येलो पार्ट होगा, ठीक है, टाल या डार्फ क्या, प्लांट होगा। इसकी टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। इस टेबल से सवाल 2 बार आ चुका है लेटेस्ट में, नीट इसके बगल लिख लीजिए। टेबल में ये पूछता है कि कैरेक्टर दे देता है और कहता है इसमें से कितने कैरेक्टर हैं जो स्टेम से जुड़े हैं, कितने कैरेक्टर हैं जो फ्लावर से जुड़े हैं, या कितने कैरेक्टर हैं जो सीड से जुड़े हैं, या कितने कैरेक्टर हैं जो कलर से जुड़े हैं। तो ध्यान से देखें, कैरेक्टर यहाँ लिखा है स्टेम हाइट, और इधर की तरफ जितने लिखे हैं ये सब, ये जितने इधर लिखे ये सब के सब डोमिनेंट है, और जितने इधर लिखे हैं ये सब के सब रेसेसिव हैं। तो 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है इसमें से बताओ कौन सा रेसेसिव है या कौन कौन से डोमिनेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। तो हाइट के रेस्पेक्ट में टाल क्या है, डोमिनेंट, ड्वार्फ क्या है, फ्लावर कलर के रेस्पेक्ट में वायलेट, व्हाइट, पोजीशन के हिसाब से एक्सियल, टर्मिनल, पॉड शेप के हिसाब से डोमिनेंट, ये रेसेसिव।
कलर के हिसाब से ग्रीन डोमिनेंट, और लेकिन सीड के शेप के हिसाब से और आखिरी में सीड के कलर के हिसाब से येलो डोमिनेंट। और तो यहां जो लिखा है उसका उल्टा यहां लिखा हुआ है, गड़बड़ नहीं करेंगे। इन जनरल हम लोगों के दिमाग में रहता है कि येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रेसेसिव। ठीक है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है, लेकिन किसके लिए? याद रखेंगे सीड के कलर के लिए है। अगर पॉड के कलर के लिए तो कहानी पलट जाए। क्वेश्चन आएगा, 4 कोई ऑप्शन दिए होंगे या 4 एक साथ दिए होंगे, वो कहेगा ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर हो, या ऐसा कोई ऑप्शन बताओ जिसमें केवल रेसेसिव कैरेक्टर हो। तो केवल डोमिनेंट, केवल रेसेसिव, अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इधर के सारे कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे और इधर के सारे रेसेसिव। जरा बोलेंगे सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर और उसका डोमिनेंट और रेसेसिव, और दूसरा कैरेक्टर और उसका डोमिनेंट और उसका रेसेसिव, और तीसरा कैरेक्टर डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा? चौथा कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव, सीड का डोमिनेंट, सीड का डोमिनेंट। तो सीड शेप ही का है डोमिनेंट, कौन सा? राउंड। और सीड के कलर का, सीड के कलर का डोमिनेंट और सीड के शेप का डोमिनेंट। ऐसे भी करता है, सीड के दोनों ले लेगा, दोनों डोमिनेंट एक साथ, सीड के डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड और सीड के रेसेसिव रिंकल एंड ग्रीन। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आने की संभावना है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये वास्तव में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जुड़े यहां क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहानी देखेंगे, पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर अंडरलाइन करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक जीन का जो इनहेरिटेंस था, तो सिंपल इन्होंने क्या लिया है, सीड के शेप को लिया हुआ है। तो सीड के शेप में इधर की तरफ राउंड लिया, इधर की तरफ रिंकल लिया। और डाई हाइब्रिड में ये तो सारे कुछ दिया हुआ, अच्छा ठीक है, तो सब कुछ दिया है। क्रॉस देख लेते हैं कहां है, ये दिया है। हाँ, देखिए अभी हम लोग बड़ा आसानी से पढ़ते हैं कि जब टाल लिखते हैं उसके नीचे कैपिटल टी लिख देते हैं, ड्वार्फ तो उसके नीचे स्मॉल टी लिखते हैं। मेंडल को ऐसा कुछ नहीं पता था। मेंडल ने जो किया था उसको उसी नजरिए से देखेंगे तो ज्यादा चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी। पहला, इन्होंने कहा कि एक प्लांट ले लेते हैं टाल, एक प्लांट ले लेते हैं ड्वार्फ और क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराया तो जब क्रॉस कराने के बाद उन्होंने ये देखा कि सारे पौधे क्या मिल गए, टाल मिल गए। बस मेंडल को कुछ नहीं पता है कि कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है। तो इससे मेंडल ने क्या अंदाजा लगाया, ये हमको अलग समझना है। फिर देखो इन्होंने कहा लाओ छे इस टाल का टाल से क्रॉस कराते हैं, तो देखा कि टाल भी मिले ड्वार्फ भी मिले। अब आपको आश्चर्य हो कैसे होगा, जब टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करा रहे हैं तो ड्वार्फ नहीं मिल रहा है, जब टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करा रहे हैं तो ड्वार्फ नहीं मिल रहा है, और जब टाल और टाल का क्रॉस करा रहे हैं तो ड्वार्फ मिल रहा है। ये दोनों चीजें आश्चर्यजनक है। मेंडल के दिमाग में जो बात आई कि जब टाल टाल क्रॉस कराते हैं, सॉरी टाल ड्वार्फ क्रॉस कराते हैं तो ड्वार्फ नहीं दिखता है, और जब टाल टाल क्रॉस कराते हैं तो ड्वार्फ दिख जाता है। ये क्या हो रहा है, तो क्या समझे वो देखिए। मेंडल ने पहले ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई फैक्टर जिम्मेदार होता है। जैसे टालनेस के लिए कोई फैक्टर होगा, ड्वार्फनेस के लिए फैक्टर होगा। फैक्टर कहा था, बाद में जिसको फैक्टर कहा था वो पता चले क्या है, जीन। एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जब इन दोनों के क्रॉस से F1 प्रोजनी बनती है तो यहां से भी फैक्टर आएगा, यहां से भी फैक्टर आएगा, लेकिन यही वाला फैक्टर केवल दिख रहा है, ये वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि यहां से जो फैक्टर आ रहा है वो डोमिनेट है किसके ऊपर, यहां से आने वाले फैक्टर के ऊपर। तो पहली बात इनको ये समझ में आई कि जब दो अलग अलग फैक्टर इकट्ठा होंगे तो एक फैक्टर एक्सप्रेस करेगा और दूसरा फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी से निकला लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर देखो अगले ही जनरेशन में इनको ड्वार्फ वाला दिखाई पड़ गया। इससे इन्होंने ये बताया कि ठीक है, एक जनरेशन में दो फैक्टर इकट्ठा तो हो गए थे, लेकिन अगले ही जनरेशन में वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इनका कहना है कि जब फैक्टर इकट्ठा होते हैं तो मिक्स नहीं होते हैं।
मिक्स ना होने का मतलब ब्लेंडिंग नहीं होती। तो दूसरी बात इन्होंने बताई कि फैक्टर एग्रीगेट तो होते हैं लेकिन ब्लेंडिंग नहीं होती, और वो दोनों फैक्टर अगले ही जनरेशन में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होने का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सिर्फ दो बातें इनको यहां से समझ में आई थी। जब कभी क्रॉस कराते हैं तो फैक्टर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, जो फैक्टर डोमिनेट होता वो एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेट नहीं होता वो एक्सप्रेस नहीं करता। फिर कहा फैक्टर इकट्ठा तो होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होते हैं, और फैक्टर क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट। उसी से क्या निकल के आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस दो बातें इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक जीन का जो इनहेरिटेंस है उससे समझ में आई। बाकी आपको प्रोपोर्शन सब पहले से पता है, वो मिलता चलेगा, हम अंडरलाइन करते चलेंगे। Let us example one such hybridization experiment carried by Mendel। इन्होंने क्रॉस किया था टाल को ड्वार्फ से और स्टडी किया था किसको, इनहेरिटेंस। इन्होंने देखा कि जो सीड कलेक्ट हुए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, और उनको जब ग्रो कराया गया तो देखा कि जो पहली हाइब्रिड जनरेशन बनी है उसका नाम फिलियल 1 है, या उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में F1 भी कहते हैं। मेंडल ने ऑब्जर्व किया क्या, सभी के सभी F1 प्रोजनी के पौधे क्या थे, टाल थे। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब सब के सब एक पेरेंट के जैसे थे। ये एसर्शन है, तो रीजन बताओ। F1 प्रोजनी में सभी पौधे एक पेरेंट के जैसे थे, ये एसर्शन है, तो रीजन है। तो रीजन ये है कि वो पेरेंट जिसके जैसे थे उसका फैक्टर क्या होगा, डोमिनेट उस पेरेंट से जिसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है। कोई भी F1 में ड्वार्फ नहीं है, ये एसर्शन हो तो कोई भी F1 में ड्वार्फ नहीं है, इसका रीजन बताओ क्या है। तो इसका रीजन है कि उसका फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऐसा ही ऑब्जर्वेशन किया अदर पेयर ऑफ ट्रेट, और इन्होंने पाया कि जो F1 है वो ऑलवेज समानता रखते हैं, किससे किससे, ये या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। F1 की समानता एक पेरेंट से होती है, क्यों, क्योंकि उस पेरेंट का फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन। फिर मेंडल ने कहा और आगे करके देखते भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया, किसको, टाल F1 को, और ये सरप्राइज हो गए कि टाल का टाल से क्रॉस करा रहे हैं और बच्चा कैसा हो गया, ड्वार्फ। ये तो आश्चर्यजनक बात है। ही फाउंड दैट इन क्या, F2 जनरेशन कुछ ऑफ स्प्रिंग क्या हो गए, ड्वार्फ। ये तो अभी पढ़ने में बहुत आसान लगता है कि कैपिटल टी है, एक तरफ लिया, स्मॉल टी एक तरफ लिया, क्रॉस कराया, रिजल्ट बताया। मेंडल को तो कुछ नहीं पता रहा होगा ना, तब उस व्यक्ति ने कैसे सोचा होगा कि हाँ क्या हो रहा है। द करेक्टर दैट वाज नॉट सीन, ऐसा करेक्टर जो कहां नहीं दिखाई पड़ा, वो कहां एक्सप्रेस कर गया, F2 में एक्सप्रेस कर गया। और प्रोपोर्शन क्या था, प्रोपोर्शन था क्या, 1/4 ऑफ द F2 प्लांट, जबकि 3/4 ऑफ द F2 प्लांट क्या थे, टाल थे। टाल एंड ड्वार्फ वर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो क्या, आयनी ब्लेंडिंग। ये बहुत बार नीट में बात आ चुकी है, कैरेक्टर की क्या नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है। दस ऑल द ऑफ स्प्रिंग या तो क्या होंगी, टाल, या तो क्या होंगी, ड्वार्फ। नन ऑफ क्या, इंटरमीडिएट, मतलब बीच का कोई नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। F2 जनरेशन में जो भी प्रोजनी मिली है वो दोनों पेरेंट के जैसी हैं, एक टाल के जैसी है और एक ड्वार्फ के जैसी है, बीच की कोई प्रोजनी नहीं है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यही है क्या, देखो जेनेटिक्स में एसर्शन रीजन अगर बनेगा तो सबसे बढ़िया एसर्शन रीजन यही बनने वाला है। तो F2 जनरेशन में जो प्रोजनी है वो एक दूसरे पेरेंट जैसी है, एक दूसरे पेरेंट जैसी है, उसका क्या रीजन है, तो कहोगे क्या नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही रिजल्ट
इनको बाकी ट्रेट में भी देखने को मिला। क्या? केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर कहां हुआ? एक्सप्रेस इन F1, जबकि F2 स्टेज में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो गए? एक्सप्रेस। किस रेशियो में? 3:1। इससे मतलब क्या है कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो क्या नहीं शो कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ सकता है, या तो ये असर्शन रीजन में आ जाएगा या सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाएगा। तो अभी तक के पढ़े से क्या समझ में आया है? सिर्फ दो बातें, तीन हैं। पहला, जब कभी एक जीन का इनहेरिटेंस देखते हैं तो F1 जनरेशन की समानता किससे होती है? भैया कैमरा न बंद कर देना, बाकी चाहे जो करना। F1 जनरेशन की समानता किससे है? एक पेरेंट से। क्यों है? क्योंकि उसका फैक्टर क्या है? डोमिनेटिंग है। और F2 में दोनों पेरेंट की समानता हो गई, क्योंकि क्या नहीं हुआ? ब्लेंडिंग नहीं हुए। F2 में ड्वार्फ दिख रहा है, F1 में ड्वार्फ नहीं दिख रहा है। क्यों? बोल नहीं रहे हो? आएगा असर्शन में कि ड्वार्फ का पेरेंट, ड्वार्फ की प्रोजनी F1 में नहीं दिखी लेकिन F2 में दिख गई। क्या कारण है? तो कहोगे उसका फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा था, इस नाते जब वो इकट्ठा हुआ तो कौन एक्सप्रेस कर गया? टाल वाला। और जब अलग हुए तो दोनों क्या कर गए? एक्सप्रेस कर गए। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, या तो असर्शन रीजन में आएंगे या तो स्टेटमेंट में आएंगे, और रट के इसको सही नहीं कर पाओगे, कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने फिर प्रपोज किया। क्या कहा? कुछ न कुछ, समथिंग वाज बीइंग स्टेबल है, कुछ न कुछ है जो क्या है? स्टेबल है, और वही कुछ न कुछ क्या है? पास हो रहा है, जो कैसा रहता है? अनचेंज। कहां से? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग। किसके थ्रू? और ये काम कब तक होता रहता है? मेंडल ने कहा वो जो कुछ न कुछ है वो क्या है? मेंडल ने कहा जो कुछ न कुछ है वो क्या है? फैक्ट। आज उसी को क्या कहते हो? जीन क्या है? क्या कहोगे? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे कंटेन, इसमें इंफॉर्मेशन होती है जिससे जो रिक्वायर होती किसके लिए? एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन जो कोड करते हैं किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसी को कहते क्या है? अलील। अलील के बारे में यही एक लाइन लिखी है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट, ध्यान सुनेंगे, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल करेंगे, ऐसे दो जीन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अलील होंगे। तो अलील क्या है? तो कहोगे जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्ट। इसको टिक कर लीजिए, इसके बगल में नीट लिख लीजिए, आया हुआ सवाल है। अलील का दूसरा मतलब यह है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द, क्या कहोगे? सेम जीन। तो ये जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल यूज कर लें, अब सिंबल की बात आई है, अगर अल्फाबेटिकल सिंबल यूज कर लेंगे फॉर ईच जीन, तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे किसके लिए? उस ट्रेट के लिए। देखो मेंडल बहुत सावधानी से लिख रहे हैं, उस ट्रेट के लिए जो एक्सप्रेस हो कहां? F1 में। और स्मॉल अल्फाबेट उसके लिए जो एक्सप्रेस नहीं, जो F1 में एक्सप्रेस हो गए उसके लिए कैपिटल लेटर, और जो F1 में एक्सप्रेस नहीं उसके लिए स्मॉल लेटर। इन एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट कैपिटल टी यूज करेंगे, टालनेस के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे, ड्वार्फनेस के लिए, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? अलील है ईच अदर। हेंस इन प्लांट फॉर ए पेयर ऑफ अलील ऑफ हाइट तीन हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट, टिक कर लीजिए, ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर कोई ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग है, चाहे वो ट्रू ब्रीडिंग क्या हो? टाल, और चाहे ट्रू ब्रीडिंग क्या हो? ड्वार्फ हो, तो ऐसे केस में जो अलील पेयर हैं ऑफ हाइट आर क्या? होमोजाइगस। फिर से सुनिए, आप समझ नहीं पा रहे लिखा क्या है। मेंडल कह रहे हैं, अब मेंडल कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रू ब्रीडिंग है तो हाइट के जो अलील हैं वो किस पेयर में होंगे? तो आप आंसर दोगे कि वो होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब या तो इस कंडीशन में और या तो
इस कंडीशन में। तो याद रखिए लाइन आई है, अगर अलील ट्रू ब्रीडिंग कंडीशन में है तो कैसे होंगे, होमोजाइगस। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कॉल्ड एज क्या, इसको जीनोटाइप कहोगे जो इसके लिए होगा, और ये ड्वार्फ के लिए होगा। और टाल और ड्वार्फ क्या है, फिनोटाइप। देन व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पहले से पता है क्या होगा, टाल होगा। एज मेंडल फाउंड दैट क्या, फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट, F1 हेट्रोजाइगोट जो कि इस टाइप का होगा, इज एग्जैक्टली बिल्कुल कैसा है, F1 का फिनोटाइप बिल्कुल कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल जैसा है। तभी इन्होंने क्या प्रपोज किया, क्या, तो देखो यहीं से शुरू हुआ है कि जब कभी एक जोड़ा बनता है क्या, डिसिमिलर फैक्टर का, तो एक क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है किस पर, और इसी को इन्होंने क्या कहा, डोमिनेंट फैक्टर, और दूसरे को क्या कहा, ये मेंडल की काम की बात, इन्होंने कहा कि जब कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो एक फैक्टर एक्सप्रेस करता है वही डोमिनेट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं करता वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। इन दिस केस कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी, वो क्या है, रेसेसिव। ही ऑब्जर्व क्या, ऐसा ही बिहेवियर किसमें, सभी कैरेक्टर, जितने इन्होंने स्टडी की, कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर थे ना। इट इज कन्वीनियंट टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस इन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसिवनेस। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टाल एंड स्मॉल डी फॉर, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, टाल को कैपिटल टी से लिख दो और ड्वार्फ को स्मॉल डी से लिखो, ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल फाइंड टू डिफिकल्टी टू रिमेंबर। इसी नाते कैपिटल टी एंड स्मॉल डी क्या है, अलील ऑफ द सेम जीन, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। अलील कैन बी सिमिलर हो सकते हैं, किस केस में, होमोजाइगस जैसे, और ये डिसिमिलर पेयर हो सकता है किस केस में, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस, देखिए वही कहानी दोबारा फिर रिपीट हो रही, तो काम की चीजें कमी है, जो समझना था वो आप समझ चुके हो। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट क्या होगा, हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग एक कैरेक्टर कौन, हाइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन किसके बीच, कैपिटल टी का क्रॉस, इज ए मोनो। अब जाकर के 2 पेज पढ़ने के बाद इन्होंने एक शब्द बोला, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट कब एक्सप्रेस होता है, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, किसमें, वी कैन इन्फर, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या, जब टाल और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो अलील ऑफ पेरेंटल पेयर क्या कर जाएंगे, सेपरेट, या क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। और जब सेग्रीगेट करेंगे तो ये टिक कर लीजिए क्या, ओनली वन अलील ट्रांसमिट टू ए गैमेट, दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज रैंडम, इसको टिक कर लीजिए, ये नीट में आया हुआ है। इसी नाते चांस क्या है, 50% चांस है कि गैमीट में क्या होगा, आइदर अलील, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। इज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग। इन दिस वे गैमीट ऑफ कैपिटल टी प्लांट हैव द अलील क्या, कैपिटल टी, और गैमीट ऑफ स्मॉल टी प्लांट हैव क्या, स्मॉल टी। लेकिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू अलील कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू द pollen and small t from the other parent through the egg are united तो प्रोड्यूस क्या, जाइगोट दैट हैव एक क्या, कैपिटल टी, एक क्या, स्मॉल टी। इन अदर वर्ड क्या कहोगे, हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल। तो सिर्फ इसको रटना नहीं है, तो जनरल कहानी है, आपको पता है कि एक तरफ से कैपिटल टी आएगा, एक तरफ से स्मॉल टी आएगा, तो जाइगोट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का। अभी कुछ काम का नहीं मिला जाता। सिंस हाइब्रिड कंटेन अलील, हाइब्रिड क्या कंटेन, अलील्स विच एक्सप्रेस क्या, कंट्रास्टिंग ट्रेट, प्लांट को कहोगे क्या, हेट्रोजाइगस। यहां से टिक कर लीजिए, ये नीट में आया हुआ है, यहां से टिक कर लीजिए, लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट
बाई पेरेंट, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाई पेरेंट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और क्या F1 और F2 प्लांट, इन सब को एक साथ समझ सकते हो उसके द्वारा डायग्राम। और डायग्राम का नाम पनेट स्क्वायर जो दिख रहा है। इट वाज डेवलप एज सच, नीट में पूछा गया है, टिक कर लीजिए। इसको किसने डेवलप किया? तो ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट, नाम क्या है? रेगिनाल्ड सी पनेट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? टू कैलकुलेट करना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक ग्राफ। यहां से यहां तक जो लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। पॉसिबल गैमीट कहां लिखोगे? ऑन द टू साइड, एक टॉप रो और एक कहां? लेफ्ट कॉलम। और सभी पॉसिबल नए कॉम्बिनेशन कहां लिखोगे? बॉक्स में लिखोगे, जो कि स्क्वायर में होंगे, विच आर जनरेटेड इन स्क्वायर। तो ये जरा रट लें फिर से पनेट स्क्वायर का। पनेट स्क्वायर किसने दिया था? किसने दिया था? ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट, और नाम क्या है? रेगिनाल्ड सी पनेट। और पनेट स्क्वायर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो देखो ये पता कर सकते, एक ऑप्शन ये, फिर कामा लगा है, फिर एक ऑप्शन ये, फिर एक ऑप्शन ये, कम से कम 3 चीजें तो हम समझ ही सकते हैं। पनेट स्क्वायर से क्या समझ सकते हो? तो ये 3 चीजें। फिर वही कहानी रिपीट हो गई है। पनेट स्क्वायर में अब शो कर रहा है कि टाल के लिए क्या लोगे? कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, गैमीट प्रोड्यूस बाय देम, एंड फिर क्या बनाओगे? F1, और F1 कैसी होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर F1 प्लांट जीनोटाइप ऐसा है, इसकी सेल पॉलिनेट करोगे, सिंबल फीमेल और मेल यूज करोगे, एग और पॉलिन ग्रेन को। फिर F1 जनरेशन, F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप का जब सेल पॉलिनेट करोगे तो गैमीट बनेगा, एक कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी का। फर्टिलाइजेशन टेक्स पर करोगे तो क्या होगा? 50% चांस है कि कैपिटल टी से फर्टिलाइज करे और 50% चांस है स्मॉल टी से। आल्सो पॉलिन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी है क्या? 50% चांस। सब जनरल कहानी है, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी इस वाले में 2 क्वेश्चन यहाँ भी बताते हैं। पॉलिनेटिंग एग ऑफ कैपिटल टी, तो इसको आप देखिए एनसीईआरटी अंडरलाइन करके नहीं रट सकते हो, समझ लीजिए। ये लिखा जरूर आप पढ़ते जा रहे हो, मोटी मोटी बात आपके दिमाग में है कि एक तरफ भैया कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, तो प्रोजनी हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर उनके गैमीट बनाएंगे, एक कैपिटल टी का गैमीट, एक स्मॉल टी का। कैपिटल टी वाले का कैपिटल टी से भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है और कैपिटल टी वाले का स्मॉल टी से। तो जो चांस होगा वो आपको पहले से पता है। एज ए रिजल्ट रैंडम फर्टिलाइजेशन रिजल्टेंट जाइगोट ऑफ द जीनोटाइप कौन कौन से होंगे? या तो कैपिटल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो स्मॉल टी। ये देख लो जरा, ये काम का है। इधर लिया टाल कैपिटल टी, इधर लिया ड्वार्फ स्मॉल टी, दोनों गैमीट एक जैसे, दोनों गैमीट एक जैसे, तो 100% प्रोजनी कैपिटल टी स्मॉल टी, और 100% प्रोजनी क्या होगी? टाल। फिर जब सेल्फिंग कराएंगे तो ये टाल लेंगे F1 वाला, ये टाल F1 वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर 2 प्रकार के गैमीट, इधर भी 2 प्रकार के गैमीट। तो संभावनाएं यहाँ देखो, एक बनेगा कैपिटल टी, 2 बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बनेगा स्मॉल टी। तो अगर जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 1:2:1, लेकिन अगर फिनोटाइप पूछेगा तो 3:1। तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो आपको याद रखना है। जीनोटाइप क्या है? 1:2:1, और फिनोटाइप कितना है? 3:1। बस उसी कहानी को फिर रिपीट किया गया है, वही कहानी फिर चल रही है। ये रट के आप कुछ नहीं करने वाले हो, बातचीत ना करें। पनेट स्क्वायर से इस बात को समझ सकते हैं कि 1/4 क्या होंगे? कैपिटल टी, 1/2 क्या होंगे? और फिर 1/4 क्या होंगे? स्मॉल टी। थ्रो द F1 हैव द जीनोटाइप क्या? लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर F1 का क्या था? टाल था। और F2 की बात करें तो 3/4 क्या थे? टाल।
और उसमें से कुछ क्या थे और कुछ क्या थे एक्सटर्नली, लेकिन ये संभव नहीं था कि आप बता सको कि इसके अंदर कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है। अंदर से कैसा जीनोटाइप ये बाहर से पता नहीं चल रहा था। विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली एक कैरेक्टर कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे केस में केवल कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर रहा है। जहां कहीं हेंस लिखा होगा, जहां हेंस लिखा होगा वहां क्या बनेगा, एसर्शन रीजन। क्यों? तो लिखा है कैरेक्टर कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर, F1 क्या होते हैं, टाल होते हैं। एंड इन द F2 3/4 क्या होंगे, टाल। इसमें 1/2 कैसे होंगे, कैपिटल टी, सॉरी 1/2 होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 क्या होंगे कैपिटल। इससे फिनोटिपिक रेशियो 3/4 क्या बन जाएगा, टाल। और टाल को ऐसे लिखोगे 1/4 ये, 1/2 ये, और स्मॉल टी 1/4, तो फिर रेशियो फाइनली क्या बनेगा। तो क्या इसको लैंग्वेज से थोड़े रट लोगे, संभव ही नहीं कि कोई लैंग्वेज इसको रटे। लैंग्वेज रटने से आपका कुछ काम चलेगा नहीं। अभी उसी में उलझाए हुए हैं। 1/4 रेशियो, 1/2 रेशियो, 1/4, ये क्या है, 1:2:1। ये मैथमेटिकली कंडेंस फॉर्म है किसका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन a + b का होल स्क्वायर। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का तो गणित इतनी अच्छी होती तो बायो काहे पढ़ रहे होते हैं, तो गणित ही ना पढ़ रहे होते। इक्वल फ्रीक्वेंसी 1/2 कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान सुनिएगा, यहाँ काम की बात ये है, अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी दोनों को जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे, नियम है डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, 1। P + Q = 1 नहीं होता है, इवोल्यूशन में जो पढ़ा है, तो वो नियम थोड़े गायब हो जाएगा। तो वही लिख रहा है, लिखा है दैट हैज गैमीट, जिसमें जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी किस फ्रीक्वेंसी में होंगे, इक्वल। वो भी कितनी, 1/2। और एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्लेन करोगे, देखो a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है, वही बना हुआ। देखो ये a² क्या हो गया, अंततः देखो क्या बनेगा, 1/4 कैपिटल टी बनेगा, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, 1/4 स्मॉल टी। घुमा फिरा करके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और कंफ्यूज करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। सीधी बात यह है कि दोनों अलील की फ्रीक्वेंसी जोड़ के क्या है, 1 होता है, तो P + Q = 1 आएगा। मेंडल सेल्फ पॉलिनेट, एक ही कहानी को तीसरी बार फिर लिखा गया है। एंड फाउंड दैट क्या, जो ड्वार्फ F2 वाला प्लांट, अच्छा मेंडल का सेल्फ पॉलिनेशन का मन कर रहा था, और सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे, तो किसका कर रहे हैं देखिए ध्यान से। मेंडल सेल्फ पॉलिनेट क्या, F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करने जा रहे हैं, F1 का नहीं, F2 प्लांट। एंड फाउंड दैट क्या, जब ड्वार्फ F2 प्लांट का ड्वार्फ F2 से कर रहे थे, कंटिन्यू जनरेट क्या, ड्वार्फ प्लांट, चाहे वो F3 हो चाहे वो F4 हो। ही कंक्लूड दैट जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वाज क्या, स्मॉल टी। व्हाट डू यू थिंक, ही वुड गॉट क्या, ही सेल्फ पॉलिनेट टाल F2। हिंदी में सुनो क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर आराम से बताइएगा। F1 प्रोजनी टाल थी, टाल का टाल से क्रॉस कराए सेल्फिंग में, तो कुछ मिले टाल और कुछ मिले ड्वार्फ। फिर कहा और सेल्फिंग कराते हैं, टाल की टाल से कराते हैं और ड्वार्फ की ड्वार्फ से कराते हैं। तो जब ड्वार्फ की ड्वार्फ से करा रहे तो सारे बच्चे ड्वार्फ ही हो रहे थे। उससे मेंडल को क्या पता चला, उससे मेंडल को क्या पता चला, उससे मेंडल को पता चला, एक ही बैठा लो बेटा, एक ही बच्चे, उस बढ़ जाओ बेटा। उससे मेंडल को क्या पता चला कि जो ड्वार्फ है वो स्मॉल टी का है। अब आराम से बताओ, जब इन्होंने F2 के टाल का टाल से क्रॉस कराया होगा तो क्या हुआ होगा, सब टाल मिले होंगे कि नहीं हैं? इन्होंने जब F2 के, ध्यान से सुनिए फिर आराम से बताइए, F2 के
टाल का क्रॉस टाल से कराया होगा तो क्या सारे लोग टाल मिले होंगे कि नहीं? बस तो ध्यान से सुने, मेंडल के हाथ में कभी ये सारे टाल मिल जाते थे और कभी ये सारे टाल नहीं मिलते थे। क्यों? इन्होंने जिसको लिया संयोग से अगर वो अंदर से कैपिटल टी के रहे दोनों, तो तब तो सारे कैपिटल टी के होंगे ना? नहीं होंगे। मान लेते एक ये हाथ में लगा और एक ये हाथ में लग गया तो तब भी 100% टाल मिलेंगे। फिर देखो एक हाथ में लगा ये और दूसरा हाथ में लगा ये, अब है तो फिर एक ड्वार्फ मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे। F2 में जो टाल थे उनका अगर टाल से क्रॉस कराओगे तो कभी ऐसा होगा कि सब टाल ही टाल मिल जाएंगे और कभी ऐसा होगा कि टाल के साथ ड्वार्फ मिल जाए। लेकिन अगर ड्वार्फ का ड्वार्फ से कराओगे हैं, अगर ड्वार्फ का ड्वार्फ से कराओगे तो 100% ड्वार्फ मिलेंगे। उससे क्या पक्का है? यहां एसर्शन रीजन है, उससे क्या पक्का? जहां कंक्लूड वहां रीजन। फिर से सुने आराम से। पहले एक प्योर टाल लिया, फिर प्योर ड्वार्फ लिया और उसका क्रॉस कराया। टाल मिला, टाल का टाल से क्रॉस कराया, कुछ टाल मिले कुछ ड्वार्फ मिले। फिर ड्वार्फ का ड्वार्फ से क्रॉस कराया, सिर्फ ड्वार्फ मिले। क्या पता चला? पता चला कि ये क्या था? होम हो जाएगा। फिर कहा टाल का टाल से करा लेते हैं। तो F2 का टाल से जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाए तो कभी सब टाल मिलते थे और कभी टाल के साथ ड्वार्फ। उससे क्या पता चल रहा है? ये हो सकता है कि होमोजाइगस भी हो, ये हो सकता है हेट्रोजाइगस। तो कैसे पक्का करे जाए, कैसे पक्का किया जाए? तो पक्का करने के लिए मेंडल ने फिर क्या कराया? टेस्ट क्रॉस कराया। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें यहां लिखी हैं कि ये पैराग्राफ लिखने के बाद ही इस पैराग्राफ की वैल्यू है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एसर्शन सुने, F2 जनरेशन के ड्वार्फ का ड्वार्फ से सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद सब ड्वार्फ मिले, ये एसर्शन है। सही है? रीजन क्या है? होमोजाइगस। फिर एसर्शन, F2 जनरेशन के टाल से क्रॉस कराया और सब टाल नहीं मिले हैं? इसका मतलब को क्या था? हेट्रोजाइगस। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ ये क्लियर हो चुका है कि जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग बाय सिंपल लुकिंग क्या? फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कम्युनिटी। बाहर से पक्का नहीं कर सकते हैं कि जो टाल वाला है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो कैसे पता करेंगे? दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर टाल प्लांट फ्रॉम F1 और क्या F2, या तो कैसा होगा ऐसा या तो कैसा होगा ऐसा। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। इसको पता करने के लिए कि जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट एट, याद रखिएगा, गड़बड़ ना करिएगा। F1 को नहीं पता कर रहे हैं। F1 वाले में तो पता ही है कि वो हेट्रो होगा। क्यों भाई? जब दो जगह से फैक्टर आए हैं तो हेट्रो होना निश्चित है। लेकिन F2 का टाल नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा वाला है। तो F2 के टाल प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने क्रॉस किया। किससे? किसका? उसी जिसका पता कर रहे हैं उसका क्रॉस। टाल प्लांट कहां से लिए? F2 को। और किससे करा दिए? ड्वार्फ से करा दिए। तो जब टाल प्लांट का ड्वार्फ से करा दिए तब देखे इस क्रॉस को क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? टेस्टा। आप इमेजिन करो कि जो F2 वाला टाल है वो अंदर से उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो इस कंडीशन में होगा या तो वो इस कंडीशन में होगा। और इन्होंने इसका क्रॉस किससे करा दिया? इसका क्रॉस ड्वार्फ से करा दिया। मान लेते हैं कि अंदर से ये है, तो रिजल्ट जरा बताओ। आधे टाल आधे, और मान लेते हैं अंदर से ये है तो सारे। बस मेंडल को समझ में आ गया।
मेंडल ने कहा F2 जनरेशन का जो ड्वार्फ है बहुत काम का है, उस ड्वार्फ का टाल से क्रॉस करा के देख लो। अगर ड्वार्फ वाले का टाल से क्रॉस कराओ और 100% टाल आ जाए तो वो टाल कैसा, और आधे टाल आ जाए आधे ड्वार्फ आ जाए तो पता करने के लिए कराया, इसी नाते इसका नाम। तो आराम से बताएं, टेस्ट क्रॉस में किसका किससे क्रॉस कराते हैं? ऐसा बोलो समझ नहीं पाए हम, किसका किससे कराते हैं? टाल F2, किसका? टाल F2 क्रॉस विद ड्वार्फ। अब ड्वार्फ चाहे जो हो उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे टेस्ट क्रॉस में किसका किससे क्रॉस कराते हैं? टाल F2 विद ड्वार्फ। और क्यों कराते हैं? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल इन F1, किसमें? F2। दो ही क्वेश्चन है, अगर इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो 50% टाल आएंगे, 50% ड्वार्फ आएंगे, तो टाल रेशियो ड्वार्फ कितना होगा? तो आंसर देंगे 1। खूब क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 1:1। और अगर ये डाई हाइब्रिड हुआ तो अगर ये डाई हाइब्रिड हुआ तो ये रेशियो आएगा 1:1:1:1। क्रॉस एग्जाम में ज्यादा क्रॉस मत कराएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय सोच लीजिएगा कि कहीं ये टेस्ट क्रॉस तो नहीं है। अगर वो टेस्ट क्रॉस है तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? डाई हाइब्रिड है तो, अगर डाई हाइब्रिड है तो 1:1:1:1। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर से करा रहे हैं, रिजल्ट बताओ। तो क्या एग्जाम में इनके गैमीट बनाओगे फिर पूरा पनेट स्क्वायर पूरा पेज भर दोगे? भरोगे नहीं। देखो दिख रहा है, ये देखो टेस्ट क्रॉस दिख रहा है और ये टेस्ट क्रॉस दिख रहा है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो ठीक है। तो क्रॉस कराने में टाइम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन पहचानने में टाइम खराब करेंगे, ठीक है? क्रॉस नहीं कराएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1 आएगा। कब? जब एक क्या होगा? हेट्रो और एक क्या होगा? होमो। और अगर ये कैपिटल वाई हो तो, और इधर स्मॉल वाई हो तो सिर्फ कैपिटल वाई के ही आ जाएंगे। ऐसा भी देखा था, अगर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराओगे तो क्या होगा? सब कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, सब के सब टाल हो जाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अगर प्रोजनी सब टाल आ जाए तो इसका मतलब टाल कौन सा था? होमो जाएगा। और आधी टाल आ जाए आधी ड्वार्फ आ जाए तो हेट्रोजाइगस। और अगर हेट्रोजाइगस है तो रेशियो 1:1 आएगा। अब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ एग्जाम में सवाल देके जाएगा। टेस्ट क्रॉस क्या है? आराम से बताओ, किसका क्रॉस किससे है? F2 टाल का क्रॉस ड्वार्फ से है। और क्यों कराते हैं? किसको पता करने के लिए है? जीनोटाइप किसका? टाल F2 का। और अगर टाल F2 होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 100% टाल मिलेंगे। और अगर वो हेट्रोजाइगस है तो 50% टाल और 50% ड्वार्फ। रेशियो 1:1। जीनोटाइप का कि फिनोटाइप का? जीनोटाइप का भी और फिनोटाइप का भी। इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे पी प्लांट शोइंग क्या? अगर डोमिनेंट फिनोटाइप उसमें है तो उसका जीनोटाइप हमको क्या करना है? डिटरमाइन। कैसे? इसको क्रॉस करा दीजिए, किससे? रेसिड्यू पेरेंट। क्या ना कराओ? सेल्फिंग ना कराओ। जैसे F2 के ड्वार्फ से सेल्फिंग कराने से पता चल गया था कि ड्वार्फ वाला क्या है? होमोजाइगस। लेकिन टाल से सेल्फिंग कराने से पता नहीं चला, तो क्या कराना पड़ा? टेस्ट क्रॉस। द प्रोजनी ऑफ सच क्रॉस इज इजिली टू एनालाइज, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। फिगर देख लो, अभी फिगर देख लेंगे हम लोग।
Using Punnett square, try to find out nature of offspring of this grass. What is ratio did you get using the genotype of this grass? Can you give the general definition for this grass? चलो देखो भैया, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप अभी पता नहीं है। दो ही विकल्प है, या तो ये दोनों होंगे कैपिटल में या तो एक कैपिटल में एक स्मॉल में। क्रॉस करा के देख लीजिए किससे, रेसेसिव से। रेसेसिव से क्रॉस कराया, सभी के सभी डोमिनेंट आ गए। इसका मतलब ये क्या है, और जब रेसेसिव से क्रॉस कराया तो 50-50 आ गए, तो क्या है, हेटेरोजाइगस। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुने आराम से, टेस्ट क्लास पर इस डायग्राम से बेस सवाल बनाएगा। अगर अननोन फ्लावर का क्रॉस होमोजाइगस से कराया गया है और रिजल्ट में सभी डोमिनेंट आ गए, इसका मतलब, और रिजल्ट में आधे डोमिनेंट आधे रिसीव आ गए, हैं, हेटेरोजाइगस। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, इतना पढ़ने के बाद, ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मेंडल ने प्रपोज किए क्या, दो जनरल रूल। याद रखिएगा, कुल 3 नियम है। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें से कौन कौन से लॉ हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकले हैं, कौन से लॉ, पहला और दूसरा लॉ। चलो देखते हैं। टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आज इन्हीं को हम कहते क्या हैं, प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ और दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पॉइंट टिक कर लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने में ही बताया गया है कि जो कैरेक्टर है उनको कौन कंट्रोल करता है। ये शब्द बहुत काम का है, एनसीईआरटी में ये शब्द बहुत काम का है, नीट में कई बार आ चुका है, डिस्क्रीट यूनिट। और इसी को कहते क्या है, इसी को एक्सप्लेन करने में बताया गया फैक्टर कैसे पाए जाते हैं, पेयर। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो असली ये है क्या, कि जब कभी डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं तो एक मेंबर का जो फैक्टर है वो क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा, किसके ऊपर, अदर के ऊपर। यही तो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये पॉइंट भी टिक कर लीजिए, एज सच एग्जाम में आने की उम्मीद है। क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस का हम इस्तेमाल करके क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ किसमें, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ किसमें, F1 में, और दोनों पेरेंटल एक्सप्रेस कर गए किसमें, F2 में। इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ इन क्या, F2। यहां जितना लिखा सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन कौन से नियम निकल के आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यह लॉ इस बात पर बेस्ड है क्या, कि अलील्स डू नॉट शो, टिक कर लीजिए, नीट लिख लीजिए, इसके ऊपर आया हुआ है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, एंड बोथ द कैरेक्टर मिल जाएंगे किसमें, ध्यान से सुने, F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर रिकवर हो जाते हैं। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, F2 जनरेशन। यद्यपि इसमें से एक कहां नहीं दिखाई पड़ा था, पेरेंट में पाए जाएंगे 2 अलील, लेकिन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर या अलील ऑफ ए पेयर
क्या कर जाएंगे, टू ईच अदर सच दैट कि गैमीट के पास क्या आएगा, ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ऑफ कोर्स जो होमोजाइगस पेरेंट है उसमें भी जितने गैमीट बनेंगे वो सब क्या होंगे, सिमिलर। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होंगे उसमें गैमीट किस प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, और इसमें दोनों में एक अलील की संख्या या अलील का प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा। लिखा हुआ नहीं रटना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है कि पेरेंट के दोनों फैक्टर गैमीट बनाने में अलग हो जाते हैं, और इसी नाते F2 जनरेशन में हमको दोनों कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों फैक्टर के बीच क्या नहीं होती है, क्या, ब्लेंडिंग। पेपर अगर उठा के देखेंगे तो टेस्ट क्रॉस से लेकर के इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इन तीन हेडिंग को मिला करके एक सवाल हर साल आता है, या तो टेस्ट क्रॉस से, या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या तो को डोमिनेंस से। ध्यान से सुनेंगे, तीन लाइनें हैं। पहला सवाल यह है कि अगर F1 जनरेशन, ध्यान से सुनिएगा, F1 जनरेशन की समानता किसी एक पेरेंट से है, चाहे टाल से समानता हो चाहे डॉर्फ से, वो अलग बात है कि टाल ही से समानता होती है। अगर F1 पेरेंट की समानता एक पेरेंट से होती है तो ये क्या बताती है, ये डोमिनेंस बताती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर F1 पेरेंट की समानता किसी भी पेरेंट से ना हो, ना तो डोमिनेंट वाले से हो, ना तो रेसेसिव वाले से हो, ऐसा भी हो सकता है कि F1 पेरेंट की समानता दोनों पेरेंट से। तो हमारे पास तीन विकल्प है और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। F1 पेरेंट रिजेंबल्स विद वन पेरेंट, F1 प्रोजनी रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट, और F1 प्रोजनी डू नॉट रिजेंबल विद एनी पेरेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, F1 प्रोजनी रिजेंबल्स विद वन पेरेंट, F1 प्रोजनी रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट, और F1 प्रोजनी रिजेंबल्स नॉट विद एनी पेरेंट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तीन रटना है, वापस आ जाओ इधर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ क्या, मेंडल एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल दुनिया से गए चले। उसके बाद जितने वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा लाओ हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब मेंडल ने किया था तो मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे थे और मटर पे ही रिपीट कर रहे थे, लेकिन सही रिजल्ट मिल नहीं रहे थे। तो लोगों ने सोचा हो सकता मटर का पौधा हमारे हाथ गलत लग गया हो, लाओ पौधा बदल देते हैं। तो दूसरे पौधे करने लगे, जैसे इन्होंने जो लिया था उसका नाम स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम, और इन्होंने कहा था कि जब एक टाल लोगे एक ड्वार्फ लोगे तो F1 प्रोजनी टाल होगी। तो इन्होंने, इसका मतलब था कि F1 प्रोजनी है वो एक पेरेंट के जैसी होगी। इनको आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला। देखो क्या मिला, When experiment on peas were repeated using क्या, other trait in other plant। भैया हम इधर हैं, इधर बैठना है। जरा खुश काहे हो गए हो? चलो, नहीं नहीं बैठना है, बैठना है। It was found that sometime, कभी कभार, F1 has a phenotype, F1 में ऐसा अब ना बात करो, F1 में ऐसा फिनोटाइप आया, did not resembles क्या, either of the two parent। फिर से सुनते हैं, जब मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट जो मटर पे हुए थे उन्हीं को रिपीट किया गया, कहा, दूसरे पौधों पर और दूसरी ट्रेट पर। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ केस में जो F1 प्रोजनी है उसका जो फिनोटाइप है वो बिल्कुल समान नहीं है, किसके, आइदर ऑफ द टू पेरेंट। जबकि मेंडल क्या कह गए थे, एक पेरेंट से क्या होगी, समानता होगी, बिटवीन टू।
तो ऐसा हमको कब देखने को मिला? जब हम इनहेरिटेंस का देखें, किसका? फ्लावर कलर। किसमें? बोटेनिकल नेम एंटीराइनम मेजस। ये गुड एग्जाम्पल है किसका? इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जो F1 बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन संयोग से इसका कलर कैसा मिला? पिंक। पिंक ना तो ये है ना तो मतलब नया करेक्टर आ गया, लेकिन जब F1 की सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो F2 का रिजल्ट भी अजीब था। क्या रेशियो ये मिला कि 1 तो मिल गए कैपिटल आर वाले मतलब रेड, 2 मिल गए क्या? पिंक, और 1 मिल गया क्या? व्हाइट। हियर जीनोटाइप रेशियो बिल एग्जैक्टली एज वी एक्सपेक्ट द मेंडेलियन क्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले में और डोमिनेंस वाले की जब तुलना करोगे तो देखोगे कि मेंडल ने जीनोटाइप का रेशियो जो बताया था वही यहाँ मिला है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किसमें आई है? फिनोटाइप रेशियो। होना चाहिए था 3:1 और मिला क्या? 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप रेशियो जो कैसा होना चाहिए था 3:1, वो चेंज हो गया और कैसा हो गया? 1:2:1। नॉट कंप्लीटली डॉम, इसका मतलब आर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा है। किस पर? स्मॉल आर पर। दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज ए पिंक फ्रॉम क्या? कैपिटल आर या स्मॉल आर। क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया? किस पर? डॉग फ्लावर। किस पर किया गया? या उसका दूसरा नाम या तीसरा नाम? एक क्वेश्चन तो ये है। किस कैरेक्टर के लिए किया गया? बोल नहीं रहे हो? फ्लावर कलर के लिए। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा? F1 प्रोजनी कैसी मिली? कैसी मिली? पिंक। क्यों? यहां एक्सेप्शन रीजन है। स्नैपड्रैगन के केस में F1 प्रोजनी का फ्लावर F1 में पिंक मिला, सही है। क्या कारण है? तो कारण यही है कि R स्मॉल r पर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है। यहां जीनोटाइप रेशियो कैसा मिला? F2 में 1:2 और फिनोटाइप तो किसमें बदलाव आया? जीनोटाइप में कि फिनोटाइप में? किसमें? कौन सी बात मेंडल के हिसाब से सही है और कौन सी बात बदल गई? क्यों बदल गई? अभी बताया कैपिटल आर नॉट कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। कोई दिक्कत? कि एग्जाम्पल किसमें है? एग्जाम्पल किसमें है? किसमें है? डॉग फ्लावर। चलो भाई आगे बढ़ो। तो जब ये एक्सपेरिमेंट आ गया तो अलग अलग वैज्ञानिक कहने लगे फिर डोमिनेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट सही कर लो। मेंडल कुछ और बता गए थे, अगर वो सब सही बता गए थे तो इसको पिंक नहीं होना चाहिए था। तो डोमिनेंट रेशियो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस को क्या कहा गया है तो पहले सुन लेते हैं। लिखा यहाँ बहुत फर्जी कहानी है, काम की बात सुने। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया गया है कि ऐसा कोई भी जीन जो नेचुरल हो, जो अनमॉडिफाइड हो, ऐसा कोई भी जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म में सामान्य काम कराता हो। सामान्य काम कराने का मतलब है कि कोई जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन से कोई ना कोई एंजाइम होगा, एंजाइम से कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। अगर किसी जीन से सामान्य मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वो ओरिजिनल जीन है, वो वाइल्ड जीन है, तो उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, कहा समय के साथ चूंकि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है या और भी रेडिएशन होती हैं, उससे कुछ ना कुछ जीन में बदलाव आता है।
जब कभी किसी जीन में बदलाव आए लेकिन इतना बदलाव ना आए कि फंक्शन चेंज हो जाए, तो भी भले ही वो बदला हुआ जीन है लेकिन अभी भी वो डोमिनेंट ही है। तो डोमिनेंट जीन हो गए दो, अनमॉडिफाइड जीन भी डोमिनेंट, मॉडिफाइड भी डोमिनेंट। कब तक? जब तक फंक्शन पर कोई असर ना। ऐसा कोई भी जीन जिसमें बदलाव हो जाए और इतना बदलाव हो जाए कि जो काम हो रहा था वो काम ना हो, तो उसी मॉडिफाइड जीन को क्या कहेंगे? रेसेसिव जीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनमॉडिफाइड जीन या वाइल्ड जीन डोमिनेंट जीन, मॉडिफाइड भी डोमिनेंट है लेकिन अगर फंक्शन नॉर्मल है। मॉडिफाइड हो और फंक्शन भी खराब हो जाए तो उसी मॉडिफाइड जीन का नाम क्या होता है? रेसेसिव जीन। ठीक है, क्योंकि कोई डोमिनेंट है कि कोई रेसेसिव है ये तो पता चलेगा अकेले पर। जैसे स्मॉल आर अकेले अगर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। स्मॉल आर है तो भी एक्सप्रेस कर रहा है। स्मॉल आर कब नहीं एक्सप्रेस कर रहा है? जब वो कैपिटल आर के बगल में लिखा है। तो कैपिटल आर के बगल में लिखा है, इस नाते कैपिटल आर डोमिनेंट हो गया। लेकिन वो रेसेसिव क्यों हो गया? वो रेसेसिव इस नाते है कि जो काम उसको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ यही कहानी लिखी है, इसको पढ़ते हैं। याद क्या रखना, मैंने बोल दिया, अनमॉडिफाइड वाइल्ड जीन डोमिनेंट, मॉडिफाइड जीन लेकिन फंक्शन नॉट मॉडिफाइड तो भी डोमिनेंट, मॉडिफाइड लेकिन फंक्शन भी मॉडिफाई कर गया तो रेसेसिव। पढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वास्तव में क्या है डोमिनेंस? वास्तव में क्या है डोमिनेंस? व्हाट आर सम अलील डोमिनेंट एंड सम आर रेसेसिव? टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज। एवरी जीन जो हम जानते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए, स्पेशली किसमें? डिप्लॉयड में। There are two copies of each gene as a pair of allele. Now these two allele not need always क्या? Identical in a heterozygote. One of them may be different due to some change it has undergone, about which you will read in next chapter. किसके through? Modify the information that particular allele contain. Let us an example, a gene that contain information for producing an enzyme. There are two copies of this gene, two allele. Let us assume as more common that normal allele produce is needed for the transformation of कोई एक substrate. Theoretically modified allele could be responsible for production of, देखो यहाँ क्या लिखा है? मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड है और नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, अगर मॉडिफाइड है और नॉर्मल बना रहा है तो अभी भी इसको क्या कहोगे? मॉडिफाइड है लेकिन क्या हो गया? मॉडिफाइड और क्या नहीं बना? तो ये दोनों केस में ये क्या है? रेसेसिव है। पहला केस मॉडिफाइड इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड, क्योंकि अभी भी फिनोटाइप क्या है? सेम है। रिजल्ट भी क्या है? सेम है। सच इक्विवेलेंट अलील पेयर वेरी कॉमन, बट इफ अलील प्रोड्यूसेज क्या? नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, तो फिनोटाइप पर असर पड़ जाएगा। ऐसे केस में फिनोटाइप डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील। यहां से अंडरलाइन करेंगे, अनमॉडिफाइड अलील व्हिच रिप्रेजेंट क्या? इज डोमिनेंट एंड मॉडिफाइड अलील इज जनरली क्या? रेसिड्यू। बस यही आपके काम की लाइन है, इतनी, ये इतना आपके काम का है। फिर से सुन लेते हैं, अनमॉडिफाइड हो, देखो यहां स्टिक कर लो, यही काम का है। अनमॉडिफाइड तो रिप्रेजेंट क्या? और यही क्या? लेकिन मॉडिफाइड जनरली क्या होंगे? एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम या क्या? नो। अगर एंजाइम बनता रहे मॉडिफिकेशन के बाद भी तो वो क्या होगा? वो डोमिनेंट होगा। बस शर्त ये है,
इतना बदलाव ना हो जाए कि एंजाइम बनना ही क्या हो जाए, बंद हो जाए। जैसे ही हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझेंगे वैसे क्या आ जाएगा, कोडोमिनेंस आ जाएगा। कोडोमिनेंस शब्द का मतलब जरा समझ लीजिए। कोडोमिनेंस शब्द का शाब्दिक मतलब है दो डोमिनेंट जीन एक साथ नहीं है। ये बिल्कुल मतलब न निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं HbA HbS, इसमें ये है डोमिनेंट अलील और ये है, लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है, कोडोमिनेंस का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोडोमिनेंस का ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि दो डोमिनेंट जीन एक साथ आ गए हैं। मतलब क्या निकालना हो समझिए। जब कभी, ध्यान सुनिएंगे, जब कभी दो अलील एक साथ इकट्ठा हों और दोनों एक्सप्रेस कर जाएं, जब कभी दो अलील एक साथ इकट्ठा हों और दोनों एक्सप्रेस कर जाएं तो उसी को कहेंगे क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों एक्सप्रेस कर जाएं। और अगर कोई एक्सप्रेस ना करे ढंग से तो, और एक अच्छे से एक्सप्रेस कर जाए तो, क्लियर है। और देखो अगर IA और IB लिखा है, ये एक डोमिनेंट अलील है और ये भी क्या है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, तभी तो A एंटीजन बन गया। और तो दोनों एंटीजन बन गए, इसके एक्सप्रेशन से A एंटीजन, इसके एक्सप्रेशन से B एंटीजन, दोनों एक्सप्रेस कर गए। तो फिर से किसका एग्जाम्पल आ गया, कोडोमिनेंस के दो एग्जाम्पल आप याद रखोगे। कौन कौन से, एक सिकल सेल एनीमिया वाला याद रखोगे और एक कौन सा, AB ब्लड ग्रुप वाला। AB ब्लड ग्रुप वहां एक्सप्लेन है। यहां फिर से एक और लाइन सुन लेते हैं। F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से है तो है, F1 प्रोजनी की समानता दोनों पेरेंट से है और F1 प्रोजनी की समानता किसी से नहीं है इनकम्प्लीट। टिल नाउ वी आर डिस्कस क्लास वेयर क्या, F1 रिजेंबल्स आइदर, आइदर मतलब कोई एक, ऑफ द टू पेरेंट, तो ये क्या है, या उसके बीच में आ जाए तो ये क्या है। लेकिन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल्स क्या लिखा है, ये जितना लिखा है इसको अंडरलाइन कर लो, ये तीनों लाइनें नीट में आ चुकी हैं। F1 किसी एक पेरेंट से मिल जाए तो F1 दोनों पेरेंट के बीच में आ जाए है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और F1 में दोनों पेरेंट की समानता हो जाए तो a good example is different type of red blood cell that determine क्या, ABO blood grouping in ABO blood group controlled by क्या, जीन I। थोड़ा सा इसको अलग से देख लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। यहां सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आई जीन के 3 अलील पाए जाते हैं, एक का नाम IA, एक का नाम IB और एक का नाम IO। इसमें से ये डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट अलील है और ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का। एक क्वेश्चन तो ये, और ये जिम्मेदार है किसके लिए, ABO। तो ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है जिसमें I जीन के 3 अलील हैं। एक क्वेश्चन, इसके कुल कितने जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनेंगे और कुल कितने फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन। और तो देखो कैसे बनेगा, एक IA के साथ IA, एक IA के साथ IO, एक IB के साथ IB और एक IB के साथ IO, एक IA के साथ IB और एक IO के साथ IO। देखेंगे तो ये अलग जीनोटाइप दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है।
इस पर्टिकुलर जीनोटाइप में ध्यान से सुनिएगा, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, एबीओ ब्लड ग्रुप किस 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 चीज का एग्जाम्पल है। 3 बार किस बोले हैं तो 3 जगह एग्जाम्पल होगा, 4 बार नहीं बोले ना तो 3 ही बार बोले हैं, तो 3 बार बताओ कौन कौन सा। तो एक तो सामने लिखा है, किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का, और 2 कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं उसका, और डोमिनेंस का नहीं होगा। देखो ऐसे केस में दोनों डोमिनेंट हैं, ये डोमिनेंट और ये, इन दोनों केस में ए एंटीजन बनेगा, और अगर ए एंटीजन बनेगा तो ए ग्रुप बनेगा। इस केस में ए ग्रुप का बनना किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का कि कोडोमिनेंस का। इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट ये, इस दोनों केस में बी एंटीजन बनेगा और बी ब्लड ग्रुप। इस जीनोटाइप में ध्यान सुनना है, इस जीनोटाइप में बी ब्लड ग्रुप का बनना किसका एग्जाम्पल है, इस केस में ए एंटीजन भी बनेगा और ब्लड ग्रुप के नाम पर ए भी बनेगा, ये किसका एग्जाम्पल है। अब ये, और इस केस में ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा, ओ बनेगा, ये किसका एग्जाम्पल है। वाह भाई वाह भैया, ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। 2 रेसेसिव जीन इकट्ठा हो जाएंगे, वो एक्सप्रेस कर गए, नहीं एक्सप्रेस कर गए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप किस किस चीज का एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलिलिज्म का। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, सब जितने हैं सब मल्टीपल एलिलिज्म के हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, और कौन सा है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। बस इतने ही क्वेश्चन यहां बनने वाले हैं। छोड़ दो, अभी छोड़ दो उसको। इनका कहना है, देख ही लेते हैं, काहे फिर छोड़े। इनका कहना है इसमें एक ही तो एक्सप्रेस करेगा, ऐसा है, ऐसा नहीं। देखो ऐसी स्थिति, एक तो ये जीनोटाइप होगा। 2 मिनट बेटा रुके रहे, थोड़ा सुन ले ध्यान से। अगर जीनोटाइप HbA है तो क्या होगा, 100% आरबीसी नॉर्मल होंगी, हाँ या ना। अगर जीनोटाइप HbS है तो 100% आरबीसी सिकल सेप होंगी कि नहीं होंगी। अगर जीनोटाइप ये है तो ऐसे केस में 50% आरबीसी कैसी होंगी, और 50% आरबीसी कैसी होंगे। अगर ये डोमिनेंस होता तो, अगर ये डोमिनेंस होता तो 100% आरबीसी नॉर्मल होनी चाहिए थी। ध्यान से सुनो, अगर 100% आरबीसी नॉर्मल होती तो शुद्ध रूप से डोमिनेंस का फिनोमेना होता। देखो हुआ क्या है, ये एक्सप्रेस कर गया तो 50% आरबीसी नॉर्मल, और ये भी एक्सप्रेस कर गया तो 50% आरबीसी सिकल सेप। तो एक एक्सप्रेस किया कि दोनों एक्सप्रेस कर गए। अगर 2 जीन इकट्ठा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या है, कोडोमिनेंस। ना समझ में आए तो रटेंगे। कोडोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल कौन से, एबीओ ब्लड ग्रुप की एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, और सिकल सेल एनीमिया। बाकी डिटेल पढ़ना होगा तो अगले साल जुलाई में फिर मिलना, ठीक है, तो डिटेल में पढ़ाएंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल होता है, आई जीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ऑफ आरबीसी पर क्या पाया जाएगा? शुगर पॉलीमर, जो उसके सरफेस से निकला रहता है, काइंड ऑफ शुगर। और यही कंट्रोल किसके द्वारा है? जीन। आई जीन के कितने एलील? 3। आई ए आई बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाएंगे। एक आई ए वाला ए बनाएगा, बी वाला बी बनाएगा, लेकिन आई ओ डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, चूंकि ह्यूमन क्या है? अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ह्यूमन में तीनों अलील मिल जाएं, आई ए भी, आई बी भी और आई ओ भी? डाउन सिंड्रोम तो हो जाए, इसको तो हो सकता है भाई। 3 अलील तभी मिल सकते हैं जब 3 क्रोमोसोम एक पेयर में हो। पेयर में 2 होते हैं कि 3? आया हुआ सवाल है एम्स का, ध्यान सुनिएगा। तीनों आई एक साथ नहीं पाए जाते हैं, तीनों आई एक साथ नहीं पाए जाते हैं। क्यों? तो क्यों ये लिखा है। हम लोग क्या हैं? अगर हम लोग ट्रिप्लॉइड होते तो मिल जाता। ईच पर्सन पजेज ओनली क्या? 2 ऑफ 3 आई जीन। तो आई ए आई बी अगर कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे होते, लिखा आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेट ओवर, ध्यान से सुनिएगा, आई ए स्मॉल आई के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा, आई बी स्मॉल आई के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा। लेकिन जब ये साथ में आएंगे तो कोई हार मानने को तैयार नहीं है। आई ए कह रहा हम भी एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी हम स्मॉल आई को डोमिनेट करके आए हैं, तो आई बी कह रहा हम भी तो करके आए हैं, तो ठीक है दोनों लोग एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे। आई ए आई ए एक्सप्रेस क्या? बिकॉज स्मॉल आई क्या है? डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। और आई बी आई अगर साथ में होंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए तो दोनों क्या कर गए? ओन टाइप ऑफ शुगर। दिस इज बिकॉज ऑफ, इतना समझाने के बाद बताए हैं यह क्या है? कोडोमिनेंस। हेंस आरबीसी हैव क्या? ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप अलील। कितने जीनोटाइप बनेंगे? हाँ जीनोटाइप तो गिने नहीं थे पीछे, कितने जीनोटाइप थे इन लोग? या कितने? 2 2 4 2 6। और कितने फिनोटाइप? तो फिनोटाइप तो 4 ही हैं। ये लोगों को रटा हुआ एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया। आया है क्रॉस करा के एक सवाल कि कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप। कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहले आंसर पढ़ा। कितने जीनोटाइप? 6। और कितने फिनोटाइप? 4। वही टिक करे घर चले आए। 6 जीनोटाइप होते हैं, 4 फिनोटाइप होते हैं तब जब आई से रेस्पॉन्ड पूछा। उसने क्वेश्चन करा दिया कि हस्बैंड इस ब्लड ग्रुप का है, वाइफ इस ब्लड ग्रुप का है, बताओ कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप। कहीं ब्लड ग्रुप में तो 6 जीनोटाइप बनते हैं और 4 फिनोटाइप बनते हैं। बस वही आंसर लगा घर चले आए, तो रटेंगे नहीं। 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप हैं किसके? आई जीन के। अगर क्रॉस कराएगा तो आपको बताना पड़ेगा कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप। अरे कहां चले गए? जरा आराम से बताएं। अगर सिर्फ आई बी एक्सप्रेस कर रहा है तो किसका एग्जाम्पल? और सिर्फ आई ए एक्सप्रेस कर रहा है और आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस कर रहा। अगर आरबीसी पर केवल ए शुगर है डोमिनेंस, आरबीसी पर केवल बी शुगर है और आरबीसी पर दोनों शुगर हैं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कितने जीनोटाइप? तो अगर कितने टाइप के फिनोटाइप? एक पेरेंट से आई ए आया, दूसरे से आई ए आया, तो आई ए हो गया है और ब्लड ग्रुप ए हो गया। एक पेरेंट ने आई ए दिया, दूसरे ने आई बी दिया, तो आई बी हो गया ब्लड ग्रुप। एक ने आई ए दिया, दूसरे ने स्मॉल आई दिया, बस ठीक है ब्लड ग्रुप ए हो गया। एक आई बी दिया, दूसरा आई ए, फिर आई बी, एक आई बी दूसरा आई बी। अच्छा और आई बी के साथ आई आया तो आई बी आई और बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों स्मॉल आई तो थोड़ी देर और रुके रहो।
कह रहा है आपको कुछ रियलाइज हुआ है? बड़ा एनसीईआरटी बड़े अच्छे तरीके से लिखी है। क्या आपको कुछ रियलाइज हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? हाइडिंग ऐसे नहीं दिया है, पूरा कहानी पढ़ाने के बाद कह रहा है आपको कुछ समझ में आया कि किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलियन। हैव यू सी दैट क्या देयर आर मोर देन 2 या कितने गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। सिंस एन इंडिविजुअल ओनली क्या 2 allele कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल allele कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। कभी कभार, ओकेजनली, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी देखिए कि किसका एग्जाम्पल निकलेगा, आराम से पढ़िए। जब कभी सिंगल जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, देखो एक जीन से एक से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो क्या रहा है सुन लीजिए जरा। जो कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन है ये 2 काम कर रहे हैं। एक तो सीड का शेप बना रहे हैं और दूसरा सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन बना रहे हैं। आप इमेजिन करो कि अगर कैपिटल बी हो तो सीड बढ़िया राउंड होना चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो भी राउंडेड होना चाहिए डोमिनेंस के नियम के हिसाब से, और अगर स्मॉल बी हो तो रिंकल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में राउंडेड था, ऐसे में राउंडेड था और ऐसे में रिंकल। समस्या तब आई जब कैपिटल बी से लार्ज स्टार्च बन गया, स्मॉल बी से स्मॉल स्टार्च ग्रेन बन गया। अब ये बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी से कैसा बनना चाहिए? लार्ज बनने चाहिए ना, लेकिन लार्ज नहीं बने, क्या बन गए? इंटरमीडिएट। ठीक है, यही यहां लिखा हुआ है। देखो स्टार्च की सिंथेसिस मटर में कंट्रोल्ड बाय एक जीन, इसके 2 allele हैं ये और ये। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस, तो कैसा बनेगा? लार्ज। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होगा तो स्टार्च सिंथेसिस होगी और बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो जो आप इमेजिन करो, ये मान लेते सीड का कोट है और इसके अंदर छोटे छोटे दाने हैं, तो फिर ये झुर्रीदार हो ही जाएगा। और अगर ठूस के इसमें भर दिए जाए बड़े बड़े तो राउंडेड हो जाएगा। तो इस केस में राउंडेड क्यों है? बड़े बड़े ग्रेन है तो सीड राउंडेड हो गया। और इस केस में रिंकल क्यों है? छोटे छोटे सीड हैं, रिंकल। तो राउंड और रिंकल तो बाहर दिख रहा, हकीकत तो अंदर है, स्टार्च के ग्रेन का साइज। आगे देखें, आफ्टर मैचुरेशन जो कैपिटल बी वाला वो होगा क्या? राउंड, और स्मॉल बी वाला क्या होगा? रिंकल। हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस बनाता है क्या? राउंड साइड। इसको देख के लग रहा है कि बी पूरी तरीके से क्या है, लेकिन जब स्टार्च ग्रेन का साइज देखते हैं तो ये कैसा मिलता है? इंटरमीडिएट साइज। स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज ए फिनोटाइप। तो दिस एंगल अलील शो क्या? तो हकीकत में तो ये पैराग्राफ उसके बाद दिया होना चाहिए था। इसके बाद स्नैपड्रैगन वाले के बाद। तो आराम से बताएं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल 2 जो एनसीईआरटी में दिए हैं। एक कौन सा? एक देना फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। कौन से कलर का? पिंक फ्लावर। तो पहला एग्जाम्पल है पिंक फ्लावर इन स्नैपड्रैगन, और दूसरा एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन साइज इन बी। और कोडोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया इन हेटेरोजाइगस और एबी ब्लड ग्रुप। बस इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा क्या, ये 2 लाइन बची है, ये खत्म कर लेते हैं, अगले दिन यहां पढ़ेंगे। लिखा है डोमिनेंस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर इट डिपेंड ऑन कहां? जीन प्रोडक्ट एंड क्या? प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। इट डज नॉट द पर्टिकुलर फिनोटाइप वी चूज द एग्जामिन इन केस ऑफ मोर देन 1 फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन। ऐसा कभी हो जाता है कि एक ही जीन से एक से ज्यादा फिनोटाइप प्रभावित हो जाते हैं। क्या कहते हैं उसको?
एक जीन मीन फिनोटाइप प्लियोट्रॉपिक। बस बेटा 5 मिनट और रुके। तो एसर्शन रीजन वाले पहले पढ़ते हैं। 6 एसर्शन रीजन आज बनाए हैं। मेंडल ने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, सही है, तो लिखा एनसीईआरटी में। क्यों 18 काहे नहीं ले लिए? और क्या, सीधी सी बात। तो भैया कैरेक्टर 7 हैं तो ट्रेट कितने होंगे? तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। F1 प्रोजनी में सभी के सभी एक पेरेंट के जैसे थे, सही है। क्यों? क्योंकि जिस पेरेंट के जैसे होंगे उसका फैक्टर, सही है। चलो एक्सप्लेन कर रहा। दोनों दिख गए, दोनों दिख गए। क्यों दिख गए? क्योंकि क्या नहीं हुई थी? है? लिखा है प्योर टाल क्रॉस विद प्योर ड्राफ्ट देन ऑल F1 आर टाल एंड इन F2 3/4 प्लांट आर टाल, सही है। क्यों? तो टाल का फैक्टर किसके ऊपर? नहीं, क्या गलत लिखा? क्या पढ़ा नहीं पूरा हमने? फैक्टर ऑफ टाल इज डोमिनेट ओवर, सही तो लिखा है। फैक्टर ऑफ टाल इज डोमिनेट ओवर फैक्टर ऑफ ड्वार्फ, सही है। एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन करा तो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। पिंक फ्लावर क्यों आया है? देखो जितने बन सकते हैं सर्सन रीजन वो सब बता डाले हैं। इस बार एग्जाम में सब पहले से आपको पढ़े हुए सर्सन रीजन मिलेंगे। हाँ, हो गया रे, ये तो आ ही गया वही वाला। पेपर लेके आएंगे तो देखेंगे आए सच मिलेंगे। बताओ भाई। F1 progeny resemble both two parent in monohybrid cross. जब भनभनाहट की आवाज आने लगे समझ लो समझ में कुछ आ नहीं रहा है ना। F1 प्रोजनी रिजेंबल विद बोथ टू पेरेंट, दोनों पेरेंट से समानता है। ये कब होता है?
होता कब है? को डोमिनेंस में कि इनकम्प्लीट में? देयर इज फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस है। एसर्शन सही, रीजन? तो आंसर पहला आंसर है। हमको व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे तो हम इधर से पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, जिन जिन लोगों के पास आई कार्ड हो वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बुकलेट लेके जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे कल, चैप्टर पूरा करेंगे।